हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पेपर टीचर। तो कैसे आप सब, आशा है कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 2016 का है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हमारा 2015 का। तो हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एचवी टेट में, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और हम हमेशा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो रिपीटेड है, ताकि कि आपको पता चल जाए आखिर किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होता है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 2016 में साइकोलॉजी सेक्शन में, तो ये पूछा गया था सबसे पहला, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। क्या पूछा गया हमारे से, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए हमारे पास जेनेटिक एवं जैविक, बी अनुभव, सी अधिगम, डी ये सभी। अब देखो, अगर आप बात कर रहे हो संज्ञानात्मक विकास, तो इसके लिए हमारे को इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। क्योंकि जब भी हम विकास की बात करते हैं, विकास मतलब हर एक चीज़ का विकास करना है। संज्ञानात्मक जब विकास करना है अपने बच्चों का, तो उसके लिए किस किस की आवश्यकता है, हमारे पास सबकी आवश्यकता पड़ेगी। अधिगम बोले तो लर्निंग होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जेनेटिक होना चाहिए, जैविक होना चाहिए। इन सभी की हमारे को आवश्यकता पड़ती है जब भी हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके पास साइकोलॉजी में हर साल पूछा जाएगा। हर साल नहीं पूछा जाए तो कभी ना कभी तो पूछा ही जाता है। एक साल छोड़ के आपके पास ये क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एरिक्सन के मनो सामाजिक सिद्धांत में डैश सोपान है। सोपान बोलते तो स्टेप्स कितने हैं, एरिक्सन के मनो सामाजिक सिद्धांत में कितने सोपान है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिए गए, ए 4, बी 6, सी 8 और डी 5। तो इसके जो सोपान थे वो हमारे पास 8 थे। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, जो कि 8 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक शक्तिशाली शोध औजार शिक्षा मनोविज्ञान में है। किसकी बात करी जा रही है, मेथड्स की बात करी जा रही है। कौन सा ऐसा मेथड है जो शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही हेल्पफुल या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, अवलोकन। अवलोकन बोले तो ऑब्जर्वेशन मेथड। हमारे पास देखो साइकोलॉजी में मेथड्स होते हैं, अवलोकन मेथड हो गया, ठीक है। एक बी है हमारे पास व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्ति के बारे में जान रहे, उसके बारे में समझ रहे, ठीक है। सी है हमारे पास आत्मनिरीक्षण, बोले तो अपने बारे में जाना, अपने बारे में समझना, अपने बारे में निरीक्षण करना, ठीक है। और डी है हमारे पास प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक बोले तो एक्सपेरिमेंट। अब देखो, मनोवैज्ञानिक में जब हम बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो उसमें ऐसा कौन सा मेथड है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, सबसे अच्छा मेथड है। तो देखो, अवलोकन की बात करें, ये भी एक अपने स्थान पे ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। अब व्यक्तिगत अध्ययन करें, किसी व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं, वो भी ठीक है। आत्मनिरीक्षण है, चलो अपने बारे में जान रहे हो, वो भी ठीक है। पर जो प्रयोगात्मक एक मेथड है, वो हमारे एक साइंटिफिक मेथड है, जिसपे कि हम व्यक्ति के बारे में खोज कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, प्रयोगात्मक। जैसे ही बच्चा विकसित होता है तो वंशानुक्रम तथा वातावरण शक्तियों के बीच में डैश होता है। वंशानुक्रम होता है हमारा हेरिडिटी, तथा वातावरण क्या था, एनवायरनमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, ए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पारस्परिक क्रिया, बी परिपक्वता, सी तत्परता, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट जो इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास परिवर्तनीयता उदाहरण है। परिवर्तनीयता किसका उदाहरण है, ए है हमारे पास संवेदी गत्यात्मक अवस्था, बी है हमारे पास पूर्व क्रियात्मक अवस्था, सी है हमारे पास स्थूल क्रियात्मक अवस्था, और डी है हमारे पास औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जो हमारा परिवर्तनीयता उदाहरण है वो है हमारा स्थूल क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा स्थूल क्रियात्मक अवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुबंधित सहज क्रिया मजबूत होती है। किसकी बात करें, अनुबंधित सहज क्रिया। तो ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है पैवलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आप लोगों ने पढ़ी होगी पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसपे कि उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया था, फूड, पहले तो उन्होंने फूड और स्लाइवा के बीच तो है, जब खाना आएगा तो स्लाइवा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो था हमारा कैसा, नेचुरल, ठीक है।
और फिर उन्होंने क्या किया था, फूड, बेल और स्लाइवा के बीच में किया था, कंडीशनिंग बनाई थी, तो वो था हमारा आर्टिफिशियल। वही रिलेटेड है यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास दिया हुआ है सी एस एंड वी एस। सी एस क्या है और यू एस क्या है, कोई बताएगा? सी एस जो है हमारा, वो है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस और यू एस है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस। ए बी की बात कर रहे हैं तो यू एस और सी एस। यू एस क्या है हमारा, हमने अभी अभी बात की, यू एस है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस और सी एस है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस। सी है हमारे पास यू आर और सी आर। यू आर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और सी आर है हमारे पास कंडीशनल रिस्पॉन्स। डी हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है सी एस और सी आर। सी एस की बात करें तो कंडीशनल स्टिमुलस और सी आर की बात करें तो कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनुबंधता सिद्धांत सहज क्रिया मजबूत होती है हमारी तब जब हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। अब आप यहाँ देखो ए और बी में क्या अंतर है। ए में भी हमारे पास सी एस और यू एस है और बी में भी हमारे पास यू एस और सी एस है, पर बात क्या है, पहले ए में हमारे पास सी एस पहले है और बी में हमारे पास यू एस है। जब अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले होगा और फिर कंडीशनल स्टिमुलस होगा तब हमारा अनुबंधित सहज क्रिया मजबूत होगी। क्योंकि पहले अगर हम बता रहे हैं अनकंडीशनल क्या है, फूड से सलाइवा आ रहा है, ये हमारा अनकंडीशनल है, हम कुछ नहीं लगा रहे, ये पहले होना चाहिए। फिर हमने बाद में क्या किया था कि उन्होंने अनकंडीशनल को काय में कर लिया था कंडीशनल में, क्या है, फिर उन्होंने बेल ऐड कर ली थी, फूड के साथ उन्होंने बेल ऐड कर ली थी, फिर जाके सलाइवा आ रहा था। तो अगर पहले हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तब ही हमारा जो अनुबंधित सहज क्रिया है वो मजबूत होगी, इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। हमने एक न्यू बैच को ओपन किया है जिसमें कि हम HP JBT टेट की आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंडर आपको JBT टेट की पूरी प्रेपरेशन करवाई जाएगी और ये बैच आपका जो अभी जो सेक्शन में आपके टेट होने वाला है उसके लिए रहेगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या आपकी क्लासेस रहेगी वो सब आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी जिसकी टोटल फीस आपके पास केवल 600 है। यह आपकी मई तक की फीस है 600। साथ ही साथ आपके रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस भी होगी। अगर बाय चांस आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मंडे से लेकर संडे रेगुलर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी और पर डे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड मिलेगी। जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके रिकॉर्डेड क्लासेस पे आपको मिलेगी, क्योंकि बाय चांस होता है कि आप कई बार स्किप कर लेते हो क्लासेस को, कई बार टाइम नहीं होता है, तो आपको रिकॉर्डेड करके पूरी की पूरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो टोटल फीस आपके 600 है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 8626887913। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग की बात करें तो हमारा हमेशा इवनिंग सेक्शन रहता है। एक क्लास आपकी 6:30 PM होगी और सेकंड क्लास आपकी 8 PM होगी। हमेशा आपकी रेगुलर 2 क्लासेस हुआ करेगी, एक आपके 6:30 PM पे और एक आपकी 8 PM होगी। तो आपने अगर बैच को ज्वाइन करना है तो आप 17 मार्च तक अपनी बैच की ज्वाइनिंग कर देना। 17 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि आपको जो सेक्शन रहेंगे आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के वो है आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइकोलॉजी। जैसे आपके स्टार्टिंग में 2 क्लासेस होगी तो आपकी जैसे कि इंग्लिश और जो मैथ्स सेशन है वो आपका एक साथ करवाया जाएगा और हिंदी और साइकोलॉजी सेक्शन आपका एक साथ करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप बैच की ज्वाइनिंग कर देना। JBT टेट का बैच है जिसमें कि टोटल फीस आपको बता रखी है। इंग्लिश सेक्शन आपको प्रॉपरली पूरा करवाया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो सारे डिटेल्ड में आपको करवाए जाएंगे। हिंदी सेक्शन का जितना भी आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है वो पूरा का पूरा डिटेल्ड में आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका साइकोलॉजी सेक्शन है वो भी आपको डिटेल्ड में करवाया जाएगा और जो आपका मैथ सेक्शन है वो भी आपको डिटेल्ड में करवाया जाएगा। जीके सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जीके सेक्शन की ना तो ऑनलाइन क्लासेस होगी ना रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। जीके सेक्शन के सिर्फ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जीके सेक्शन आपको खुद से कवर करना होगा। बाकी इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, मैथ सेक्शन, साइकोलॉजी सेक्शन, इन चारों सेक्शन की टोटल फीस आपके पास 600 है और 17 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइनिंग कर देना अपने बैच के।
तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति खेल के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब पुनरावृत्ति क्या होती है? रीइंफोर्समेंट। जब खेल होगा, जब हम खेलते हैं तो रीइंफोर्समेंट हमारे को मिलती है, पुनरावृत्ति हमें मिलती है। वो चाहे हमें कोई शाबाशी दे या फिर कोई मेडल प्राइज़ दे, वो एक तरह का पुनरावृत्ति है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, जी स्टेनले। तो जो ये क्वेश्चन था हमारा पुनरावृत्ति वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिपादक से आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक थे। ह्यूरिस्टिक के कौन प्रतिपादक थे? जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डे आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ह्यूरिस्टिक के ये प्रतिपादक थे। प्रतिपादक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला भी, पुनरावृत्ति वाला भी और ह्यूरिस्टिक वाला भी। इसको आप नोट करके रख लेना, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, वो चाहे टैट हो, सी टैट हो, जो मर्जी टैट हो, वहाँ पे आपके पास आते ही आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट करके ज़रूर लिख लेना। तो इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे क्षेत्र बोले तो एरिया या स्कोप बोल सकते हो आप। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, पहला है हमारे पास स्नायुमंडल, बी है हमारे पास मांसपेशियों की वृद्धि, और सी है हमारे पास इंडोगेन ग्लैंड्स, और डी है उपरोक्त सभी। तो जब भी हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र की बात करें तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र आते हैं। तो इसका मतलब जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारा शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये एक ऐसा मात्र क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन ज़रूर करना। संवेदना बोले तो इमोशंस। संवेदना ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है, यह ए है हमारे पास मानसिक विकास है, बी शारीरिक विकास, सी ध्यान का विकास, और डी है भाषा का विकास। भाषा का विकास बोले तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट, ठीक है। ध्यान बोले तो किसी के प्रति ध्यान, शारीरिक बोले तो हमारा फिजिकली, मानसिक बोले तो मेंटली। जब हम संवेद की बात करते हैं तो हमारा मानसिक विकास है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास। यह मानसिक विकास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास कई बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास रिपीटेड है, इससे पहले भी पूछा गया, इसके बाद एक और पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना। हम करके सीखते हैं किसने कहा? ऐसा क्वेश्चन आपका एक आधा पूछ देते हैं, किसने कहा है कि हम करके सीखते हैं? तो ये हमारे डॉक्टर मैस ने कहा था। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, डॉक्टर मैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। वास्तविक बोले तो रियल, और स्मृति होती है हमारी मेमोरी। ठीक है, स्मृति क्या होती है? हमारी मेमोरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। ए ऑप्शन है आदत से, बी ऑप्शन है हमारे पास यांत्रिकता से, सी है हमारे पास सक्रिय रूप से, और डी है हमारे पास क्रमबद्धता से। तो जब हम वास्तविक स्मृति में याद करते हैं तो वो हमारा क्रमबद्धता से हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, और स्मृति मैंने आपको कहा है स्मृति होता है हमारी मेमोरी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44 हमारे पास है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? इससे पहले भी स्मृति से क्वेश्चन आया था, मेमोरी से क्वेश्चन। ये आपके पास सेकंड ईयर में है, मेमोरी वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अगर आप अभी मतलब फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसी से रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। जो आपका बुक में टॉपिक्स होते हैं उससे रिगार्डिंग आपसे बीच बीच से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? ए हमारे पास दिया गया है अधिगम, बी है धारणा, सी है हमारे पास प्रत्यान, और डी है हमारे पास चिंतन। तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, चिंतन। तो चिंतन हमारा स्मृति का अंग नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास, बिना साइमन बुद्धिमत्ता परीक्षण है। ए 5 से लेकर 15 वर्ष तक, बी है हमारे पास 3 से लेकर 15 वर्ष तक, सी है 2 से लेकर 14 वर्ष तक, और डी है 4 से लेकर 14 वर्ष तक। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी, 3 से लेकर 15 वर्ष तक। ठीक है।